गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है सर्वाइवल एज द हीरोज हस्बैंड। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक साइंस का मास्टर होता है और वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एक लीडर होता है। लेकिन अचानक से उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है और उसने अपना चेहरा खो दिया होता है और वो अपनी पूरी लाइफ एक वाइफ ढूंढने में बिता देता है। लेकिन अचानक से वो एक दिन टाइम ट्रेवल करता है और वो पहुंच जाता है एशियंट के जमाने में एक सुंदर सा चेहरा लेकर। और अब इस जमाने में आने के बाद उसको एक अच्छी सी वाइफ चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर और रिच हो। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब वही बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको एक वाइफ ढूंढनी है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और उसका कोई काम नहीं है। अब जबकि मेरी वाइफ इतना ज़्यादा अमीर और इतना ज़्यादा सुंदर होगी तो मुझे काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी भी काम पे नहीं जाऊँगा और मैं यहाँ पर ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा। अगर मेरे पास इतना ज़्यादा ब्यूटी होता तो मैं कभी भी किसी को पीछे नहीं जाती और मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं किससे प्यार करूँ नहीं पड़ूँ, क्योंकि मेरे पीछे ऑलरेडी बहुत सारे बंदे पड़े होते हैं। इतना अच्छा ब्यूटी होने के बाद भी मैं कहीं पर नहीं रहती और सारे लोग मुझे ही बस देखते रहते। अब मैं इतना ज़्यादा अमीर तो हुई, खास मेरे पास इतना अच्छा ब्यूटी होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। तभी उसका नाम लेकर कोई बुलाता है सैंगलेन और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और है कौन। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि चलो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये तो हमें कहानी की छोटा सा हिस्सा बताया जाता है। अब कहानी शुरू होती है फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग होता है। वो कहता है कि इस दुनिया में जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो होता है कि एक अच्छा चेहरा, एक सुंदर और हैंडसम चेहरा अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, फिलहाल तो इस ज़माने में। और जिन लोगों के पास एक सुंदर चेहरा नहीं है, अगली फेस है और जिनके पास मनी नहीं है, वो एक यूजलेस इंसान है इस दुनिया में। इस जमाने में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इस दौर में जिंदा वही है जिसके पास बहुत सारा पैसे है और हैंडसम और चार्मिंग फेस है, वरना यहाँ पर कोई किसी का वैल्यू नहीं करता। कभी कभी लोग भीख मांगकर भी पैसे कमा लेते हैं या फिर कुछ भी करके पैसे उनके हाथ में आ जाते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा चेहरा होना जरूरी है। कुल मिला के तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें एक अच्छा फेस होना ही ज़रूरी है, वरना तुम इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। सिंपल बात है। अब हमारे मेन लीडर को लगता है कि उसको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा और उसके लाइफ में कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा था। इसलिए उसने रात दिन मेहनत करके एक डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद उसने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए और पैसे कमाते गए, लेकिन एक दिन अचानक से एक विस्फोट हुआ जिससे उसका चेहरा खराब हो गया। लेकिन वो रुका नहीं, वो पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा जोश और जुनून से काम करने लगा। लेकिन एक अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी और बहुत अमीर बनने के बाद भी लड़कियां उसके पास नहीं जाती थी उसके चेहरे के लिए। लेकिन एक दिन अचानक से उनके साइंस सेंटर में काम करते हुए एक मिसाइल पहुंचती है, जिस मिसाइल से वो वहाँ पर मारा जाता है। ये अपने फेस से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, इसलिए जब मिसाइल गिरती है तो ये भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर मैं फिर से रीबॉर्न हुआ तो मुझे एक अच्छा सा गुड लुकिंग फेस देना, ताकि मैं अगले जन्म में एक अच्छे चेहरे के साथ अपने बीवियों के साथ मजे कर सकूं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन लीड का आंखें खुलती है और वो बेड पर से जोरदार चिल्लाते उठ जाता है। अब वो बेड पर से उठ के चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या वो जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें मैं नहीं मरा? ये कौन सी जगह है और मैं हूँ कहाँ पर? पहले तो वो अपना कपड़ा देख कर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने कौन से जमाने के कपड़े पहन रखा है। फिर वो चलते चलते घर में एक तरफ जाता है और सामने की तरफ रखी हुई शीशा को देखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा स्माइल करता है। फिर वो आईने की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और कहता है कि मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा सपना सच होने जा रहा है, कि मैंने जो भगवान से मांगा था मैं भगवान ने मुझे दे दिया। इतना अच्छा हैंडसम चेहरा, प्रीटी फेस, मतलब मैंने जो मांगा था वो मिल गया। मुझे और क्या ही चाहिए था? शायद से मुझे और कुछ मांग लेना चाहिए था, काश वो भी मुझे मिल जाता। फिर वो अपने आप से बात करने लगता है और कहता है कि क्या तू भी पागल है? ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, ये तो होना ही था। मुझे एक अच्छा चेहरा मिलने ही वाला था। ये कोई खास बात नहीं है, ये मैं डिजर्व करता था, इसलिए मुझे मिल गया। फिर अचानक से उसके सर में एक जोरदार दर्द होने लगता है और कहता है कि इस बंदे का जिसकी बॉडी है, उसकी जो मेमोरी है वो मेरे अंदर धीरे धीरे हावी हो रही है, इसलिए मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है। सैंगलेंग देखता है कि इस बॉडी का जो ओनर था उसका भी सेम नाम था सैंगलेंग, और बाकी लोग उसे लूजर करके बुला रहे थे क्योंकि वो स्कूल में कोई भी फाइट नहीं जीत पाता और वो स्कूल के हर स्पोर्ट में हार जाता था।
सैनलिंग कहता है कि इस बंदे की बॉडी और इसका चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर होने के बावजूद भी लोग इसको कितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। ये सच में बेवकूफ़ था। अब इस बंदे का मेमोरीज देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये बंदा क्या पागल था, इसके पास दिमाग उमाग कुछ नहीं था। इसका इतना सुंदर फेस होने के बावजूद भी वो 2 साल से देखी हुई एक औरत को जिसको पसंद करता था उसके लिए बस वो इंतज़ार करता रहा और वो 2 साल के बावजूद भी नहीं आई। मतलब एक बार देखा उसने और उससे प्यार हो गया और अभी तक वो वैसा ही है। इतना पागल कोई कैसे हो सकता है। वो लड़की जिसे सैंग लेन की शादी हुई है, ओरिजिनल बॉडी वाले सैंग लेन की, वो सू फैमिली से थी और यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि उसने सैंग लेन से शादी क्यों किया, क्योंकि उसका यहाँ पर इसका डिज़ायर पूरा हो रहा था। सैंग लेन बहुत ज़्यादा अमीर था और अभी वो शादी करके सारा प्रॉपर्टी का मालिक हो गई वो लड़की। अब कहानी में हमें बताया गया है कि सू फैमिली की जो लड़की थी, जो कि दुल्हा बनी है सैंग लेन की, वो अजीब लड़की थी। वो एक लौते घर की वारिस थी, इसलिए उसकी जो मर्जी होता था वो कर लेती थी और उसने सैंग लेन के साथ शादी कर लिया। उसके कुछ अलग डिज़ायर थे। अब सैंग लेन के साथ सू फैमिली के घर की एक लौती वारिस जो कि शादी कर लिए थे, तो इसे देखने के बाद जो घर के सर्वेंट थे, नौकर चाकर, वो सब सैंग लेन को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, यानी कि उसका जीना मुश्किल कर दिया था। एक भिखारी की तरह रखते थे उसको। लेकिन सैंग लेन की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, यानी कि सू फैमिली को बहुत अच्छे थे किस्मत से, और वो सर्वेंट को बहुत ज़्यादा डांट लगाते थे सू को, सू फैमिली के होने वाले दामाद के साथ इतना गंदा बिहेवियर करने के लिए। लेकिन शादी हो जाने के बाद भी ये लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बिहेव नहीं करते थे। ये दोनों अलग अलग रहते थे। तक कि सैंग लेन को बस एक ही चीज़ चाहिए था, वो था उसकी बीवी का चेहरा देखना। इसका फेस देखने के बाद उसे अब कुछ नहीं चाहिए था, बस उतने में वो खुश हो जाता था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद सैंग लेन बीमार पड़ने लगा। उसकी वाइफ ने उसके लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को हायर किया उसको ठीक कराने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। वो हेल्पलेस था। और मजे की बात तो ये है कि आज ही के दिन सैंग लेन मर गया और उसके बॉडी में आके ट्रांसफर हो गया, फिर से रिबॉर्न होके। वे सच्चाई जानने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर सैंग लेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक रिच फैमिली का दामाद हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि मुझे रिबॉर्न करने के लिए। तभी उसको दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। सैंग लेन कान लगाकर दरवाजे के पास से सुन रहा होता है। कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि आज मैंने सुना कि सैंग लेन मर गया होगा। दूसरी लड़की कहती है कि हाँ मैंने भी सुना, उसको तो बहुत दिन पहले ही मर जाना चाहिए था क्योंकि वो सू फैमिली का दामाद होने के लिए बेकार है, क्योंकि उसके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है और ना ही कुछ अच्छा चीज़ है और ना ही वो रिच है। वो दामाद के नाम पर एक धब्बा है, उसे तो कब का मर जाना चाहिए था। बेकार में वो जिंदा था इतने दिन के लिए, नाक कटाने के लिए। अब ये दोनों सर्वेंट होती है। पहली सर्वेंट कहती है कि मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले वो मेडिसिन ले रहा था, क्या यंग लेडी को उसको सच में हील करने के लिए मदद किया था। दूसरी लड़की कहती है कि ऐसा बातें मत करो, बकवास चीज़ है, सू फैमिली का कोई इंसान सुन लेगा तो फिर हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और फिर आपस में वो दोनों हंसने लगती है। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते, दरवाज़ा खोल के देखती है वो जिंदा है या मर गया है। लेकिन जैसे ये दोनों दरवाज़ा खोलती है वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि सामने सैंग लेन रहता है। सैंग लेन को जिंदा देखकर वो दोनों सर्वेंट बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। ये दोनों सैंग लेन को देख के ऐसे देख के चिल्लाती है जैसे लगता है कि उन लोगों ने भूत देख लिया। और वो कहती है किया ये अभी तक जिंदा है, मगर कैसे। अब इन दोनों सर्वेंट को इस तरह चिल्लाते हुए देख कर सैंग लेन घबरा जाता है और कहता है क्या मुझे जान से मारना चाहती हो। जैसे देख के ये लोग मुझे भाग गई। और फिर सोचता है कि मुझे समझ में आ गया, सू फैमिली का दामाद होना इतना आसान नहीं है, ये लोग मुझे जान से मार देना चाहते हैं। अब सैंग लेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे अब क्या करना चाहिए इस हालत में। अब जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है उसके सामने उसका कंप्यूटर चलाता है और वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मेरा कंप्यूटर है, मैं इसको कैसे भूल गया। लेकिन ये देखने में मेरे जैसा नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती है और उसके सामने रखी हुई हर चीज़ को स्कैन कर सकता है अपनी आंखों से। अब जबकि उसके पास एक्सरे विजन आ गया था तो वो सारी चीज़ों को देख सकता था और वो कब का था और किसने उसको टच किया था वो सारी चीज़ें वो देख खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी आंखों में तो गजब का मैजिक पावर आ गया है जिससे मैं सारी चीज़ों को देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि ये कब और कहाँ और किसने यूज़ किया था इसको। अब जब इसको पता चलता है कि इस कंप्यूटर ने उसको यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर लाया है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी आंखों में अजीब सा पावर तो आ गया है, लेकिन अब इसको यूज़ कैसे करना है। अब जब इसके पास पावर आ गई तो ये अपनी आंखों को एक्सरे विज़न करके देखता है। घरों में जितनी सारी चीज़ें रखी हुई होती है
और वो सारी चीज़ों का पता लगा लेता है कि कौन सी चीज़ कितने साल पुरानी है। अब जब ऐसा वो देख ही रहा था तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि सैंगलिन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देख कर कि तुम अभी उठ गए हो। सैंगलिन उसकी तरफ देखता है और देख के कहता है कि अच्छा तो ये मेरी वाइफ है। सामने से आते हुए उसकी वाइफ की वो अपना चेक करता है और पता लगा लेता है कि वो कितना बड़ा है। और फिर उसकी वाइफ रोते हुए कहती है कि सैंगलिन, मैं बहुत चिंता कर रही थी तुम्हारे लिए। अच्छा हुआ कि तुम इस टाइम पर उठ गए हो। इस लड़की का नाम रहता है सुकैन, जिसे देखने के बाद सैंगलिन तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि कितनी ज़्यादा हॉट है, इतना ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ मेरी है। सुकैन अपने साथ डॉक्टर को भी लेके आई थी और डॉक्टर से बोलते कि डॉक्टर पहले उसको चेक करो, क्या वो सचमुच में ठीक है। सुकैन के कहने पर डॉक्टर उसके पास जाता है, उसको चेक करता है और चेक करने के दौरान वो हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या, इसकी बॉडी तो पूरी तरीके से हेल्दी है। और डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं कि एक मरा हुआ इंसान की बॉडी इतना ज़्यादा हेल्दी कैसे हो सकता है। अब ये सुनने के बाद तो उसकी वाइफ के चेहरे के तो 12 बज जाते हैं। वो कहती है क्या, कैसे हो सकता है। मनी मन कहती है कि 2-3 दिन पहले तो इतना ज़्यादा बीमार था, मरे हुए हालत में था, अब इतना ज़्यादा हेल्दी कैसे हो गया। फिर वो अपने आप को किसी तरीके से शांत करती है और कहती है रोते हुए कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। फिर वो डॉक्टर ली को कहती है कि डॉक्टर ली, आप यहाँ से जाइए, मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम अकेले बिताना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर ली वहाँ से चला जाता है। फिर वो रोते हुए कहती है कि सैंगलिन, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सचमुच के ठीक हो गए। तुम्हें इतना ज़्यादा हेल्दी देख के मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तुम कभी बीमार मत पड़ना। अब सैंगलिन इसके मगरमच्छ के आंसू देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये औरत तो बहुत ज़्यादा चालू चीज़ है। मतलब कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा जब जिंदा था तो इसका बीमारी का कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर उठाया जा रहा था। अब मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इस लड़की से बच के रहूँ और अपना काम करता रहूँ और ये जो कह रही है उसकी बातें फिलहाल के लिए सुन लूँ। लेकिन इस ओरिजिनल बॉडी का जो ओनर है, इसका मेमोरी से मुझे पता चल रहा है कि ये औरत बहुत ज़्यादा फेक है और ये झूठ मूठ का यहाँ पर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। चालू लड़की। इसके बाद वो कहती है कि हे मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर वाले तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे और तुम्हारी मम्मी आकर यहाँ पर बोल रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है। तो क्या तुम अपनी मम्मी के पास जाना चाहते हो उनसे मिलने के लिए एक बार। तुम्हारी मम्मी तो वैसे बहुत अच्छी है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए अपनी मम्मी के पास और तुम्हें उनकी देखभाल करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर रहना चाहिए तुमको। सैंगलिन यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर सैंगलिन कहता है कि अब मैं जबकि एक बेवकूफ़ हूँ तो मुझे बेवकूफ़ की तरह एक्ट करना पड़ेगा और मुझे ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि ये कहना क्या चाहती है। और वो ठीक ऐसा ही करता है, जिससे उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। अब इतना कुछ बोलने के बाद भी उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और कहती है कि इतना सिंपल हिंट कोई कैसे नहीं समझ सकते, सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा तोड़ते हुए कोई अंदर आता है। ये बंदा आकर चिल्लाता है सैंगलिन पर। वो कहता है कि इतना आसान हिंट कोई कैसे नहीं समझ सकता, ये इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है कि तुम्हारा मतलब ये नहीं समझ सकता। यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जैंग जिन और ये होता है जैंग चो का इकलौता वारिस और इसकी एज है 24। अब यहाँ पर आते के साथ में वो सू के साथ गुलमुलु करने लगता है और वो भी हमारे मेन लीड के सामने। और वो सैंगलिन को धमकी देते हुए कहता है कि अब मिस सू अब मेरी फियोंसे है, अच्छा होगा कि तुम अब इससे दूर रहना, तुम्हारा जो काम था अब खत्म हो चुका है, तो अच्छा होगा कि तुम अब अपने फैमिली के पास लौट के वापस चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब ये मेरी होने वाली बीवी है, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम यहाँ से लात मार के बाहर फेंक दूंगा। जिसे देखने के बाद सैंगलिन को समझ में नहीं आता। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। सैंगलिन का मुंह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर आए हुए मुझे कुछ दिन भी नहीं हुए और आते के साथ में मुझे डिवोर्स हो गया। क्या मतलब है कि मैं कोई मज़े नहीं ले पाया। सू जब बीमार थी तब उसको शादी करने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, लेकिन इकलौता एक ही बेवकूफ़ था जो कि सू के लिए शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा राजी था। वो था सैंगलिन। सैंगलिन आओ देखना था, वो सू की खूबसूरती देखकर उसने उसके लिए शादी कर लिया। लेकिन अब जब कि सू ठीक हो गई है तब वो तुमसे शादी का जो बंधन है वो तोड़ना चाहती है और वो वहाँ से निकलना चाहती है। अब सू जाकर सैंगलिन के पास बैठ जाती है और रोते हुए कहती है कि सैंगलिन मुझे माफ़ कर देना, मैं मानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, लेकिन तुम मेरे पे फिट नहीं बैठते।
अब इसकी ये मीठी मीठी बात सुन के सैंगलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका पारा गर्म हो जाता है और कहता है क्या ये बोल रही है कि मैं इसका हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। सैंगलन अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से लात मार के भगा दिए जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मुझे बाहर जाकर सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर कैसे दोबारा से आ सकता हूँ और इस जगह पर मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ। अब कुछ देर सोचने के बाद सैंगलन कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो जेंगजिन होता है वो कहते हैं इतने आसानी से मान गया। अब जेंगजिन कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना यहाँ अगर कुछ होगा तो इसके सारे इल्ज़ाम तुम पर लगेंगे। और ये दोनों अपना हाथ पकड़ के यहाँ से निकल जाते हैं, जिसको जाने के बाद जो सैंगलन होता है वो खुश हो जाता है थोड़ा सा। अभी पूरे घर में नाचने लगता है। अभी पूरे घर में नाचते हुए एक शीशा को पकड़ लेता है और उसको देखने लगता है और देखते हुए अपने आप को तारीफ करने लगता है कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम हूँ। और इतना हैंडसम चेहरा होने के बाद अगर कोई वाइफ ना मिले तो धिक्कार है मुझ पर, लेकिन मैं तो मिल ही जाऊँगा। इतना हैंडसम कोई कैसे ढूंढ सकता है, मैं कोई ना कोई वाइफ ढूंढ लूँगा। एक गई तो क्या होगा, दूसरी आ जाएगी। चिल मारो और ज़िंदगी जियो। जब अपने आप को शीशे में निहार रहा था तभी उसको सुनाई देता है कि कोई कह रहा था कि शादी का डेट बहुत जल्दी आने वाला है और हमें शादी के लिए रेडी करना है बहुत सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए तुम तैयार रहना जिंगजन। अब वो कह रहा था कि यहाँ पर जो गोल्डन मॉलन है वो भी यहाँ पर आने वाला है और सारे जेवरात और जितने सारे कीमती चीज़ों है सब कुछ यहाँ पर लेके आओ, ये हमारी राजकुमारी का आदेश है। अब ये सारी चीजें हमारा मेन लीड यहाँ पर सुन रहा था। अब वो कान लगा के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और सुनने लगता है उनके बातें। कोई कह रहा था कि मिस सू बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और वो किसी को भी माफ़ नहीं करती और ये लोग इनकी शादी का जो तारीख है वो भी पक्का हो गया है। और माना कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है और जेंजी भी बहुत ज़्यादा हरामी किस्म का इंसान है। अब वहाँ पर कह रही थी कि वो उनके जो पीढ़ी है पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज़्यादा अमीरों के ख़ानदान से आते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया है और वो किसी की बात नहीं सुनता। जिसके तौर पर दूसरे लड़के कहते हैं कि हाँ मिस सू आप सही कह रही है। अब ये लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, भिखारी है वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसे सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और दरवाजे के पास से इधर आ जाता है और कहता है कि एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल, वेल्दी, रिच फैमिली की एक औरत जो कि मेरी वाइफ है और वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब बहुत हुआ। सू फैमिली, अब मेरे लिए तुम लोग इंतजार करना, अब आगे आगे देखो मैं करता क्या हूँ। अब थोड़ी देर बाद ही सैंगलन को वहाँ से धक्के मार के बाहर फेंक दिया जाता है। अब वो अपने आप को संभालता है, वहाँ से उठ के खड़ा होता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि साले ये लोग तो मुझे ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल के फेंक दिए जैसे कि मैं इस घर का कोई एक सर्वेंट हूँ, काम करने वाला लग रहा हूँ इनको। लेकिन फिर वो अपने आप पास से एक आईना निकालते हुए अपने चेहरे को देखने लगता है और कहता है कि हाँ एक सर्वेंट जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम हो सकता है। अब वो बेचारा वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे यहाँ से अपने होम टाउन जाना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और हम देखते हैं कि सैंगलन को जाते हुए कोई ऊपर से देख रहा था। अब यहाँ पर इस आदमी का हमें नाम नहीं बताया था, लेकिन ये कहता है कि तुमने सारी चीज़ें अरेंज कर लिया है। जिस दौरान दूसरा जो सर्वेंट होता है उसका वो कहता है कि यस मास्टर, मैंने सारी चीज़ें इंतज़ाम कर दिया है जैसा आपने कहा था। जिस दौरान यहाँ पर सुकाई आती है और कहती है कि डैड अगर आप ये सब कुछ करने वाले हैं तो ध्यान से सोच समझ के करना, कहीं ये मेरे रेपुटेशन पर सवाल ना आ जाए। आप जो कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से। और हमें पता चलता है कि यह आदमी सू का डैड है। इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि ये जितना जल्दी हो सकता है मैं उसको उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्या जेनजिन हैप्पी है तुम्हारे साथ? तुम उसको मिस तो नहीं कर रही हो ना? और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिस करना चाहिए। तुम दोनों शादी कर लो और तुम्हें जेनजिन को अब वाइफ बनने का मौका मिल रहा है, तो तुम ये मौका गवा मत देना। और ये जो बंदा है ये सू फैमिली का हेड है, इसका नाम होता है सू गैंगजेन। उसके बाद सू कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंगलन अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि अब थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। कुछ दूर जाते जाते उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है और ठीक उसके सामने 3 बड़े बड़े मुस्टैंड खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर सैन क्या आप हमारे साथ जाएंगे? अब उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ये किडनैप हो चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं इन तीनों के साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मेरे साथ इनके साथ फाइट होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर हार जाऊँगा, मैं यहाँ पर जीत नहीं सकता। यहाँ पर जो एक बंदर है तो वो कह रहा होता है कि अपने आप को फोर्स मत करो, अगर ज़रा सा भी कुछ गलती किया तो तुमको यहीं पर मार दी जाओगे।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेंगलेन को किडनैप कर लिया जाता है और उसके आंख और मुंह में पट्टी बांध दिया जाता है और ये लोग इसको कहीं पर ले जाते हैं और जाने के बाद जब इसकी आंखें खुलती है तभी देखता है कि मैं किसी और जगह पर हूँ। अब जो बंदे होते हैं जो कि सेंगलेन को यहाँ पर किडनैप करके लाए होते हैं उन्हीं में से एक बंदा कहता है कि बॉस अब तो हम इसको यहाँ पर लेके आ गए हैं तो क्यों ना अब इसका काम तमाम कर दिया जाए, अब हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बात सेंगलेन सुन लेता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि ये लोग मुझे मारने वाले जान से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मस्त गड्ढा करके सेंगलेन को वहाँ पर दफनाने के लिए लाते हैं, जिसे देखकर सेंगलेन बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर बॉस आता है और कहता है कि तुम लोग क्या सो रहे हो कि इतने में उनका काम हो जाएगा, मतलब कहने का ये मतलब है कि इतना छोटा गड्ढा में क्या ये जल जाएगा पूरी तरीके से। जिसे सुनने के बाद तो सेंगलेन की फट के हाथ में आ जाती है। वो कहता है क्या ये लोग मुझे जिंदा जलाने वाले हो ये भी यहाँ पर। अब सेंगलेन यहाँ पर अपना दिमाग लगाने लगता है। वो कहता है कि मुझे ओरिजिनल बॉडी का जो जितनी सारी मेमोरीज मिली है उन्हीं से मुझे कुछ करना पड़ेगा तब जाकर मैं यहाँ पर बच पाऊंगा, वरना ये लोग तो मुझे जिंदा जलाने का प्लान कर रहे हैं। अब उस बंदे को और देखते हुए कहता है कि इसका नाम है हैंग, अरे अंडरवर्ल्ड का डॉन है और ये जिसको चाहे जब चाहे मार सकता है। टायन हैंग लीडर है ब्लैक क्लॉथ गैंग का, इसकी एज है 35 इयर्स और इसने अब तक मर्डर किए हैं 279। इसके बाद बॉस हुक्म देता है कि जाओ इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। अब यहाँ पर सेंगलेन अपनी सारी उम्मीदें खो देता है क्योंकि वो यहाँ पर ना बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था क्योंकि उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई थी और वो अपने ये मैजिक आइज से देखता है कि वो क्या कर सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पर करूँ क्या। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसका पार्ट 2 बनाने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में एस लिख देना और पार्ट 2 के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।